सर्कुलर मोशन। क्या डाउट्स है यार? सर 1 and 4th क्वेश्चन। फोर्थ तो अभी नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर विंडो टू जेई, क्वेश्चन नंबर 1। फोर्थ अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बाद ही होगा। फोर्थ अभी नहीं सॉल्व हो पाएगा। जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ लोगे तो फोर्थ हो जाएगा। ओके सर। सर और 3? 3 तो अभी भी 3 पूरी एनर्जी पढ़ने के बाद आएगा तुम। ओके ओके Sir, यस। Sir, in fifth. the chapter exercise also, question number 14 is also vertical circular motion, right? क्वेश्चन नंबर 14 थी वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं, वॉक पावर एनर्जी लगेगा। वॉक पावर एनर्जी उसका कुछ कॉन्सेप्ट आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वी। तो उसको अभी आप ऐसे ही रखो। जब अपन वॉक Okay, पावर sir. एनर्जी वॉक एनर्जी थ्योरम अपन एक बार डिस्कस कर लेंगे तो क्वेश्चन तुमसे खुद से हो जाएगा सॉल्व। उतना टेंशन नहीं लेना उसको। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जब मैं पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन बताऊंगा, जैसे आपको बताया है कि वॉक डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है क्या, माइनस डेल्टा यू। तो आप इसको ऐसे लिख दो, डी डब्ल्यू सी इज माइनस डी यू। डी डब्ल्यू सी इज नथिंग बट एफ डॉट डी आर। तो यहाँ से एफ की वैल्यू ऐसी हो जाती है डी यू बाई डी आर। तो जब ये रिलेशन मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा देन यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, है ना। उसके बाद जो है आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर Sir, 3 second. सॉल्व कर। इसीलिए Sir, अभी सॉल्व second. क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। हेलो, सही चल रहा है Yes, sir. Yes, sir. सेकंड। और भी है कोई कुछ? थर्ड एंड फोर्थ अभी मत करो, थर्ड एंड फोर्थ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक बार वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका वॉक पावर एनर्जी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हो जाएगा। फिफ्थ भी है क्या कोई, किसी का डाउट? जितना डाउट था वो डाउट ही रह गया, बता ही देना था इसका मतलब। देखो यहाँ से क्या दिया हुआ है, एन annual ring of inner and outer radii r1 and r2 is rotating about its axis with a uniform angular speed. The ratio of the forces experienced by two particles situated on the inner and outer parts, कुछ ऐसा रहा होगा, कुछ ऐसा रहा होगा। यहाँ पे मास होगा, कुछ भी है ऐसा, कुछ तो मटेरियल होगा यहाँ पे, ये एम्प्टी पार्ट होगा। तो एक बार पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है। तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2। इस पार्टिकल का एक्सेल कितना होगा, रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, ऐसा रोटेट कर, ये भी ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा। दोनों की लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी बिकॉज रेडियस डिफरेंट है, तो लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी बट ओमेगा सेम आएगा, राइट। तो यहाँ से इसका अगर सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन फाइंड करो a1 तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r1। दूसरे का सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन फाइंड करो तो ओमेगा स्क्वायर r2। तो फोर्स हो जाएगा F1। नेट फोर्स क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन इसका सेंटर के टुवर्ड्स है, राइट। तो नेट एक्सेलरेशन सेंटर के टुवर्ड्स है तो नेट फोर्स भी सेंटर के टुवर्ड्स होगा, तो सेंटर के टुवर्ड्स जो फोर्स होगा वो सेंट्रिपेटल हो जाएगा। तो सेंट्रिपेटल फोर्स क्या होगा, m into ac। तो ma1 अपॉन m1a1। मास सेम है क्या? हाँ सेम पार्टिकल है क्या, टू पार्टिकल सिचुएटेड ऑन इनर। मास के टर्म्स में आंसर नहीं है, इसका मतलब मास सेम होगा। तो F1 by F2 इक्वल्स टू, मास को कैंसिल कर दीजिए, A1 इज ओमेगा स्क्वायर R1 बाय ओमेगा स्क्वायर R2, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देयरफॉर F1 by F2 इज R1 by R2, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सर यहाँ पे सेंट्रिपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों सेंट्रिपेटल पार्टिकल्स फोर्स को? कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा, कोई फोर्स तो होगा जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है, वरना मूव थोड़ी कर पाएगा। कोई ना कोई फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स, जिसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन सा एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, राइट। इसके लिए तो ठीक है, इसके लिए तो नॉर्मल दिख रहा है, इसके लिए नॉर्मल एक्शन हो सकता है, बट इसके लिए नॉर्मल तो नहीं होगा। कोई इस साइड से भी फोर्स लग रहा होगा, कोई इस साइड से भी फोर्स लग रहा होगा जो इसको प्रोवाइड करा रहा होगा सेंट्रिपेटल फोर्स, नेट सेंट्रिपेटल फोर्स। अच्छा, और फर्स्ट वाला भी कैसे नॉर्मल कैसे होगा वो भी, लेकिन फिक्स तो नहीं है ना? अरे फिक्स्ड नहीं है, ये यहाँ पे है ना, हाँ ये यहाँ पे है तो रोटेट कर रहा है, तो यहाँ ये बॉडी जो है, ये सरफेस जो है, इस पे नॉर्मल लगाएगा ना सेंटर के टुवर्ड्स। हाँ सर, मतलब एमजी को बैलेंस कर रहा है ना ग्लू वहाँ पे जो है। mg क्यों आएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन थोड़ी देख रहे हैं, mg आएगा। नहीं नहीं मतलब
ये तो टॉप व्यू है ना रिंग का, तो mg डाउनवर्ड एक्ट कर ये रहा होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन है। किस प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन। किस प्लेन ये में? नहीं नहीं हॉरिजॉन्टल। सर, मैं बोल रहा हूँ जो बॉल का डाउनवर्ड्स mg है उसको ऊपर कोई फ्रिक्शन या कुछ बैलेंस कर रहा होगा ना वॉल का। इसको बैलेंस? वॉल? क्या वॉल को? अरे बॉल वो फिक्स। क्या क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ ये टॉप व्यू है ना रिंग का, मतलब ऊपर से देख रहे हैं। यस। तो जो जो फर्स्ट बॉल है दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन दैट वो फिक्स्ड है। तो वैसा हो सकता है ना कि उसका जो वॉल का फ्रिक्शन है वो बॉल के mg को नीचे बैलेंस कर रहा होगा, अरे इसलिए बॉल एमजी इज से नॉट फॉलिंग ऑफ। एमजी से कुछ मतलब है यहाँ पे? नो सर। फाइंड करना क्या है? रेशो। तो कौन सा फोर्स फाइंड करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फिर यहाँ से एमजी कहाँ से आ गया यहाँ पे? सर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वहाँ पे बॉल मतलब कैसे हाँ, एमजी तो कोई पोजीशन ना कोई होगा। बैलेंस तो कर ही रहा होगा ना। अगर बैलेंस नहीं कर रहा होता तो वो क्या हो जाएगा? फॉल जी कर जी। जाएगा वहां से। यस सर। कोई ना कोई तो होगा जो बैलेंस कर रहा होगा। विदाउट बैलेंस के थोड़ी ऐसा कर सकता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सर सेकंड। सेंट्रीफ्यूगल सॉल्व कर सकते हैं अपन, सेंट्रीफ्यूगल हाँ, तो है ना। F1 इक्वल्स टू FCF लिखेंगे। अरे कुछ भी लिखो ना यार, सेंट्रीफ्यूगल लिखो, सेंट्रीपिटल लिखो, क्या आ जाता है? क्या बताए तुमको? तो हमेशा लास्ट लेक्चर में भी यही आ रहा था, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल तुमको समझ में नहीं आ रहा। लास्ट लेक्चर से क्या बताया है कि अगर तुमको सेंट्रीपिटल फोर्स लिखना है तो उसको लास्ट में लिख देना m into AC। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लिखना है, तो अगर सेंट्रीफ्यूगल यूज करना है तो नेट फोर्स को 0 लिख देना। ये बल लिखो ना यार। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज किया तो नेट फोर्स 0 लिख दिया, सेंट्रीपिटल यूज किया तो F इक्वल्स टू m into AC लिख दिया। आंसर तो वही आएगा। ये आंसर चेंज हो जाएगा? वो ही आएगा सर। तो फिर क्या सेंट्रीपिटल लास्ट लेक्चर से सेंट्रीफ्यूगल कर रहे हो तुम? क्या बताया है? अगर सेंट्रीपिटल लिखना है तो उसको m into AC कर दो, राइट। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखना है तो नेट फोर्स 0 लिख दो। तो उस केस में नेट फोर्स में F माइनस FCF खुद से आ जाएगा। तो F की वैल्यू खुद से FCF आ जाएगी, और FCF की वैल्यू हो जाएगी mv स्क्वायर बाय r या m ओमेगा स्क्वायर r। Yes. Two cars of mass m1 and m2 are moving circle of radius r1 and r2. Their speeds are such that make complete circle in time t। तो v1 कितना होगा, उसकी स्पीड क्या होगी? सेम टाइम में कंप्लीट कर रहा है तो v1 हो जाएगा 2 पाई r1 by t, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। v2 हो जाएगा 2 पाई r2 अपॉन टाइम सेम है t। अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने? द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? a1 by a2 is v1 स्क्वायर अपॉन r1 into v2 स्क्वायर अपॉन r2। ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से v1 by v2 का स्क्वायर कर दिया into r2 by r1। तो v1 की वैल्यू है 2 पाई r1 by t, और ये है 2 पाई r2 by t। इसका स्क्वायर हो जाएगा into r2 by r1। 2 पाई से 2 पाई जाएगा, t से t कैंसल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर into r2 by r1। r1 से r1 कैंसल आउट हो जाएगा, r2 से ये r2 जाएगा, आंसर हो जाएगा r1 by r2। स्क्वायर है तो एक आर कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा r1 by r2। आंसर क्या जाएगा? r1 अपॉन r2। राइट, क्लियर है? सर और सर आप अपने थर्ड स्टेप में कैसे? क्या? सर थर्ड स्टेप से अपने क्या क्या किया? v1 की वैल्यू क्या है? 2 पाई r1 by t, पुट कर दिया 2 पाई r1 by t। v2 की वैल्यू क्या है? 2 पाई r2 by t, पुट कर दिया। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, r2 by r1 कर दिया, t से t कैंसल आउट हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसल आउट हो गया, r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर इनटू r2 by r1, ये कैंसल आउट हो जाएगा, r1 अपॉन r2 हो जाएगा, r1 अपॉन r2। सर मैं वो a1 अपॉन a2 की बात कर रहा हूँ, वो स्टेप। कौन a1 अपॉन a2? वो थर्ड स्टेप क्या ना अपने ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। गुड, वेरी गुड। a1 की वैल्यू क्या होती है?
A1 होता है V1 स्क्वायर बाय R1 होता है। हाँ सर। अरे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R हाँ सर। डिवाइडेड बाय A2 V2 सेंटीमीटर स्क्वायर फोर्स बाय R2। तो क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर बाय समझ, R1 इंटू R2 बाय V2 स्क्वायर होगा। हाँ समझ गया सर, वो सेंटीमीटर फोर्स नहीं समझा मेरे को ऐसा। और तो सर्कुलर मोशन से कोई डाउट नहीं है, सर बोलिए। सर when two bodies are rotating in the same circular motion, हम उसका ओमेगा सेम इसलिए लिखते हैं ना क्योंकि सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। यस, सेम टाइम में ओके सेम एंगल कवर करेगा, इसलिए उसका ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। ओके सेम टाइम में सेम डिस्टेंस। सर। क्या डाउट से? सर यस सर। सर एक चीज पूछ सकता हूँ, आउट ऑफ द टॉपिक है, मतलब टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। कुछ भी है पूछ लो यार, डाउट लिख रहे कुछ भी पूछ लो। सर जैसे मतलब 1.5 मंथ से अपने विलेज में हूँ, तो मेरा बहुत बैकलॉग्स हो गया है। तो सर क्या करूँ, उसको स्किप कर दूँ या और जो स्किप प्रेजेंट करो चल रहा है उसको? अभी, आप ये स्किप करो, ओके क्या सर। होगा। हाँ बट तो जैसे ऐसे देखो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, स्किप करने का मतलब है तुमको एटलीस्ट ये तो आता होगा ना यार कि मुझे नेट फोर्स लिखना है तो m इंटू ए होता है। ये हाँ सर, इक्वेशन ये तो आता होगा ना, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। हाँ सर वो सब आता है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने आता है ना, ये बता दो। हाँ सर, लॉज ऑफ मोशन तक पूरा कर चुका हूँ, फ्रिक्शन के बाद थोड़ा स्किप हो गया। ठीक है, तो अभी इतना आ रहा है ना, इतना आ रहा है ना, तो इतना ही रखिए आप, उस पे बैकलॉग पे भी मत जाओ। बिकॉज पता है एक बार तुम्हारा जो करंट टॉपिक चल रहा है ना, वो एक बार तुमने सही से स्टार्ट कर दिया, वो तुमसे सॉल्व होने लगेगा ना, फिर तुम जाना, वरना फिर क्या होगा, तुम बैकलॉग करने जाओगे, ये अभी चला जाएगा, ये करने जाओगे वो जाएगा। बैकलॉग को अभी रहने दो, हो जाएगा वो, ज्यादा कुछ इश्यू नहीं है। एक बार एक दो चैप्टर में तुम्हारा एक बार फ्लो बन जाएगा ना, तो फिर तुम कर लोगे, इजीली कर लोगे उसको। ओके सर। और सर बहुत हाँ बार रिकॉर्डिंग देखने जाता हूँ तो ऐसे कोई कोई इतने सिली डाउट्स पूछता है ना, तो उसकी वजह से मेरा पूरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है नहीं नहीं, और कोई नए नहीं टॉपिक होता है में। अभी। देखो सिंपल सी चीज है, फर्स्ट टाइम कोई चीज जब पढ़ रहे हैं उसमें डाउट्स आएगा। डाउट्स नहीं आता तो तुम एडमिशन क्यों लेते, सिंपल सी बात है ना। जो तुम चैप्टर तुमको स्टार्टिंग से ही, तुम एक बार अगर मान लो कि टेक्स्ट बुक बहुत सारी है, मार्केट में बहुत सारी बुक है, रेफरेंस बुक है, टेक्स्ट बुक है, बहुत कुछ है। अगर किसी को डाउट्स नहीं आता, सिर्फ रीड करने से हो जाता, तो फिर तब तो ये क्लासेस का कोई मतलब होता क्या? सब रेफरेंस बुक रीड करके हो जाता। उस हाँ डाउट्स सर आता है इसीलिए होता है, तो कोई नहीं है, आएगा डाउट्स, नॉर्मल है। हाँ बट इसका मतलब ये नहीं कि अरे बहुत सारा सीरियस डाउट्स आ रहा था छोड़ ही दिया, छोड़ दोगे। मतलब कोई भी चीज को स्किप करना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, मैं इतना जानता हूँ बस। हाँ लगे रहना है। अब पता है तुमको कि 2 इयर्स है, तुमको जेई मेन देना है, तुम्हारा साइंस स्ट्रीम है, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना है। ये चीज पता है कि ये करना है तो करना है बस। हाँ सर। ठीक है। और हेलो किसी का कोई डाउट है बोलिए, बोलिए सर। sir, like I don't have a doubt, but it's a concept-based problem. Like, हाँ यस यस प्लीज sir, can you बोलिए। explain the formula for finding the maximum and minimum velocity of a body that is moving in a banked circular path with friction involved? Circular path, friction, inverse, maximum and minimum velocity. Is there any angle of banking? Yes, sir. Angle of banking also there, like the whole thing, like everything. What are the formulas combined? देख लीजिए एक बार, किसी को सॉल्व करने से पहले समझना है कि सॉल्व क्यों करना है, उसी डायरेक्शन में क्यों रिजॉल्व करना है, उसको अंडरस्टैंड करना वो इंपॉर्टेंट है। जैसे थीटा है, लेट्स से एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है। रोड कैसी जा रही है, तो ऐसे समझिए, रोड पहले ऐसी थी फ्लैट, अभी रोड थोड़ी सी ऐसी हो गई है, और ऐसे ही सर्कुलर पाथ पे है, ऐसी रोड है। मतलब जब ड्राइव कर रहे हैं अपन तो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो थोड़ा एंगल ऑफ बैंकिंग है। तो इसका जो सर्कल बनेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये ऐसा है, तो ये ऐसा जा रहा है, इसका मतलब ये किसी ना किसी इस सर्कल का एक पार्ट रहा होगा, इस सर्कल। तो ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज यहाँ पे है, उसको एक पार्टिकल में बना देता हूँ। कोई कार है, कुछ भी है, उसको मैं एक पार्टिकल अज्यूम कर लेता हूँ, और इसका सर्कुलर पाथ ऐसा होगा, राइट। इसका सर्कुलर पाथ ऐसा होगा।
तो अब ये बताइए यहाँ पे इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे, एफबीडी क्या आएगा, सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो ये आ जाएगा mg। सपोज इसकी centripetal and वेलोसिटी, centrifugal forces. हाँ लेट्स से वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज v, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया आपने FCF, इसकी वैल्यू हो जाएगी mv²/r। सेकेंड थिंग ये समझना पड़ेगा कि इसकी टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या करेंगे अपन, वी विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। हम लोग फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, ये किस डायरेक्शन में मूव करने की इसकी टेंडेंसी है। अब सपोज इसकी टेंडेंसी अगर स्लाइड होने की होगी, इस डायरेक्शन में आने की होगी, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा। इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की होगी, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा। इस चीज को समझना है। इसकी टेंडेंसी, बिकॉज आपको क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन का मतलब एक लिमिट रेंज फाइंड करना है, v मीन टू v max, v मीन टू v max किसके लिए, फॉर सेफ राइड, फॉर सेफ राइड, इसके लिए। तो अब यहां से जो फ्रिक्शन आएगा वो कैसा आएगा फ्रिक्शन, तो इसकी टेंडेंसी क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ बैंकिंग दिया हुआ, एंगल ऑफ बैंकिंग है, तो इसके स्लाइड होने की या स्किड होने की टेंडेंसी होगी। तो इसीलिए फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है उसी के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। अब सपोज इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की है, फ्रिक्शन इस साइड लगेगा। फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, आपको बताया किसी भी फोर्स को किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, तो एक होगा सेंटर के टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम सेंटर, दूसरा टेंजेंशियल टू दिस प्लेन, थर्ड इज टेंजेंशियल टू दिस नॉर्मल टू दिस प्लेन, है ना। इस प्लेन के नॉर्मल सॉल्व करते, तो ये ऑलरेडी नॉर्मल है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये ऑलरेडी सेंटर के से अवे है, इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे। किसको रिजॉल्व करेंगे, इसको रिजॉल्व किया, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा। सेकंड यहाँ पे एक नॉर्मल भी लग रहा होगा, ये ऐसा है तो इस पे एक नॉर्मल लगेगा, इस नॉर्मल को भी आप रिजॉल्व कर दीजिए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। इस फोर्स को इक्वेट, बिकॉज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने यूज कर लिया है, इसका मतलब यहीं से मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट मींस एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल वुड बी 0, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, जो भी ऑब्जर्वर है यहीं पे है। तो अभी इस फोर्स को आप इससे इक्वेट कर दो, इस फोर्स को आप इससे इक्वेट कर दो, you will get the value of what, v minimum, इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की है, मतलब मिनिमम स्पीड होगी, you will get the value of v minimum. So basically, to like when the velocity is perfectly balanced, like there is no friction involved, mv square will Yes. be will be equal to mg, right? mv is this one, mv No. square by r is equal to mg, right? When there is no friction involved and it's No. still in a. let's say there is no friction acting here, there is no friction acting, it means it would be like this, mg normal, so you have to resolve this component, so n cos theta or n sin theta, it would be like mv square by r. So this force equals to this and this force equals to this. Yes, sir. But what Yes. happens if mv square is mv square by r is greater than mg? Does that mean the body will slide upwards? No. See, mv square by, sirf on the basis of mv square and mg, you can't decide the direction of this motion of this block. Normal भी एक important role यहाँ पे play कर रहा है, normal reaction. Because अगर आप normal reaction को, if है ना, if you won't consider the normal reaction, then there is no meaning of angle of banking. देखो समझो इस चीज को, जैसे ये अगर ऐसा होता, सपोज ऐसा एंगल ऑफ बैंकिंग ये पार्टिकल यहाँ पे, सर्कुलर मोशन ऐसा है, अभी भी इसका mg इस साइड होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वुड बी लाइक दिस, FCF equals to mv square by r, राइट। एंगल ऑफ बैंकिंग ये, अभी एंगल ऑफ बैंकिंग ऐसा हो गया, इंक्रीज कर दिया, अल्फा कर दिया, इंक्रीज कर दिया, अभी भी ये वाली वैल्यू तो वही होगी ना। लेट्स से वेलोसिटी यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है, सेम वेलोसिटी है पार्टिकल की, तो mg और ये हो जाएगा FCF equals to mv square by r, राइट। तो अगर सिर्फ इसी के बेसिस पर डिसाइड करेंगे तो इसका कोई मतलब हो गया क्या, होगा क्या, देयर इज नो मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग ना। तो सिर्फ mg और mv स्क्वायर r से डिसाइड नहीं करेंगे कि ये इसके इक्वल होगा, बिकॉज इसके इक्वल होने के चांसेस भी तो नहीं है ना। क्यों नहीं है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये कभी इक्वल हो सकता है, दिस इक्वल्स टू दिस, व्हेन n cos थीटा इक्वल्स टू दिस equals to
this. It means theta would be 45 degree. It is only possible when theta is 45 degree. अब उसको देखो कैसे जस्टिफाई करोगे. mg इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे हो, इट मींस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी वुड बी 0 mv स्क्वायर बाय r, राइट. आप बोल रहे हो कि दिस इक्वल्स टू दिस, ये कभी होगा? तो इस पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये कभी पॉसिबल है दिस इक्वल्स टू दिस जब ये वाली वैल्यू 45 डिग्री हो, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री हो जाएगी. तो अभी आप n को रिजॉल्व कर रहे हो, तो n cos थीटा n sin थीटा, तो यहां से आपने लिखा n cos थीटा इक्वल्स टू mg, n sin थीटा इक्वल्स टू mg, राइट. mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r. यस, So I have to add in mv square by r is equal to mg tan theta, right? यस. Okay, so if a body has to remain in circular motion around the banking, mv square by r is equal to mg tan theta, right? mv स्क्वायर बाय r is mg sin थीटा, mg tan mv theta. स्क्वायर बाय wait tan थीटा, mv स्क्वायर बाय r mg. यस, mg tan theta equals to mv square by r. And so and the maximum speed and the minimum speed is basically how much the friction can handle, right? The Yes. difference. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, we'll use fs max ना यहाँ पे equation में. fs max कहाँ यूज किया अभी? कुछ यूज थोड़ी किया, Sir, फ्रिक्शन. यहाँ नहीं ऊपर वाला जहाँ पे बैंकिंग एंड फ्रिक्शन दोनों का, हाँ, यस ताकि फिर मिनिमम. यस. ओके सर. हाँ, मिनिमम मैक्सिमम के लिए बाउंड्री कंडीशन फाइंड कर रहे हैं ना, मिनिमम मैक्सिमम, इसीलिए हाँ. इसलिए तो वो रेंज आ जाता है, बिकॉज़ f की वैल्यू तो वैरी कर सकती है. तो f मैक्स की वैल्यू, फ्रिक्शन ही लेना पड़ेगा फिर तो. हाँ, क्योंकि Okay. बाउंड्री कंडीशन मतलब एक लिमिट फाइंड कर रहे हैं ना अपन, लोअर एंड अपर लिमिट, इसलिए. सर यस सर. हम ऐसा लिखते हैं ना AT is equal to अल्फा R. यस. हाँ, तो उसमें आपने बोला था NUCM में जो अल्फा कैन बी लाइक वेरिएबल एंड हाँ. कांस्टेंट आल्सो. यस. हाँ सर, तो if alpha is variable then AT will also be variable ना. यस. अच्छा ओके. तुम अच्छा तो फंक्शन के फॉर्म में आएगा. फंक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, राइट. ओके सर. सर और Function. सर आपने ऐसा लिखा था ना नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d velocity by dt. A equals to dv by dt. Yes. हाँ sir, but how will this be right? Velocity is always tangential to path and net acceleration is not always tangential to path, no? Net acceleration ऐसे inverse होता है ना. नेट एक्सेलरेशन है, तो सर ये कैसे हो गया? वहां पे एक बार और इसको आई थिंक मुझे लग रहा है कि काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ है, इक्वल्स टू dv by dt. नहीं सर, मुझे 80 वाला समझा, ये वाला मुझे डायरेक्शन नहीं, में ये issue भी डिस्कस किया, मैं बोल रहा हूँ ना, ये भी डिस्कस किया, टाइम बहुत गया था इसमें, मुझे याद है. देखो यहाँ से समझिए क्या है, ये क्या है? नेट एक्सेलरेशन a है, राइट. अब ये पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन? इस डायरेक्शन में. यस सर. वेलोसिटी v है. तो अभी इसको क्या करना है? अभी ऐसे मत लिखो ना, अभी इसको तुम रिजॉल्व कर दो. इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया, इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, v इक्वल्स टू vxi कैप प्लस vy कैप, यस सर. प्लस माइनस के साथ जो भी आएगा, ऐसा तो लिख सकते हैं ना यार, ये बताओ. यस सर. अब देखो ये पार्टिकल है, इसका एक्सेलरेशन है किस साइड आएगा? दूसरा एक्सेलरेशन यहाँ पे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो एक एक्सेलरेशन इस साइड आएगा, दूसरा एक्सेलरेशन इस साइड आएगा. इसको भी रिजॉल्व कर दो ना, इस एक्सेलरेशन को तो भी रिजॉल्व करो ना यार. एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, एक कंपोनेंट ऐसा जाएगा, इसका एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, एक कंपोनेंट ऐसा जाएगा. तो इसको एक्सेलरेशन को तुम ऐसा लिख सकते हो ना, axi कैप ayj कैप. यस सर. इसका मतलब है ax की वैल्यू क्या हो जाएगी? ax इक्वल्स टू dvx by dt एंड ay इक्वल्स टू dy by dt. रिजॉल्व करके उसको सॉल्व कर लीजिए ना, उससे क्या है? अच्छा, मैंने क्या किया, मैं डायग्राम देखा, मैंने देखा. नहीं, उससे तब तो फिर उससे हमेशा उस डायरेक्शन में थोड़ी होगा एक्सेलरेशन, इसीलिए सर, x और y में. ओके सर. सर तो वहां से Yes. ये आपने लिख दिया ना फिर Yes. ये वाला. ओके
सर विंडो जो जेई मेंस में है, मैंने 5th सेम में अपन को रिजॉल्व करना था ना पहले तो बॉल का, तो सर मैंने हाँ, रिजॉल्व किया था, तो मतलब फाइंड करने के लिए हमको स्पीड फाइंड करने के लिए हम टी साइन थीटा इक्वल टू एम एम ए सी करेंगे ना। टी साइन थीटा, हाँ टी साइन थीटा इक्वल्स टू एमएससी, सही है। तो सर उसमें फिर मेरा आंसर रॉन्ग आ रहा है फिर सर। अरे तुम बोलो ना सॉल्व कर दो सर, उस टाइम पे पूछा था, डाउट आ रहा था तो पूछ लेना था ना उस टाइम पे। देखो यहाँ पे ये ऐसा है, ये थीटा है, थीटा 45 दिया हुआ है, इसको रिजॉल्व कर ले, सर्कुलर मोशन ऐसा है, टी है, ये थीटा, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी टी कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी टी साइन थीटा, और दूसरा यहाँ पे ये पार्टिकल है तो इसका एम जी आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे देखो यहाँ से, टी साइन थीटा सेंट्रिपिटल फोर्स है ना, तो टी साइन थीटा को एम इंटू सी, तुमने भी ऐसा लिखा, मैं भी लिख रहा हूँ ऐसा ही, तो टी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम वी स्क्वायर बाय आर, राइट। एंड इस डायरेक्शन में देखो, इसका तो हॉरिजॉन्टल में ही है, इस डायरेक्शन में कोई मोशन है ही नहीं, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। अब देखो डिवाइड कर देता हूँ मैं, कैसे आ जाएगा मेरा आंसर, 1 2 है, नाउ 1/2 कर लिया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम जी, देखो एम से एम कैंसल आउट हो गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी जी आर tan थीटा, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट जी आर tan थीटा, अंडर रूट जी आर tan थीटा। अब देखो जी की वैल्यू 10 है, तो ये रेडियस कितना दिया हुआ है यार, 0.4 आई थिंक, 0.4। tan थीटा tan 45 डिग्री, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 4 × 1, क्या आ गया, 2 आ गया ना मेरा आंसर, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर मैंने डिवाइड किया था इसलिए वो हो ही नहीं आता सम। अब देखो किसी ने डाउट्स सेंड किया है, लास्ट नंबर उसका 263 है, उसके डाउट्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कुछ, अ पॉइंट मूव्स अलोंग अ सर्कल विद अ वेलोसिटी v इक्वल्स टू 80। अब देखो यहीं पे v क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, a की वैल्यू दिया हुआ है 0.5, तो 0.5 t है, ऐसा है 0.5, ये वेरिएबल v वेरिएबल हो गया ना, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा, आगे क्या है, द टोटल एक्सेलरेशन of the point at the moment when it covers nth, n की वैल्यू 0.1 fraction of the circle after beginning of the motion। अब देखो ये कैसे ट्रैवल कर रहा है वो समझ में आना पड़ेगा आपको, तो वेलोसिटी हमेशा इसी पाथ के टेंजेंशियल होगी, इसी पाथ के वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, टेंजेंशियल होगी, तो कितना वो कवर कर रहा है, तो कवर्ड nth फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल, n की वैल्यू 0.1 पार्ट कवर कर रहा है, मतलब कितना एंगल कवर करेगा, थीटा की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी होती तो थीटा कितना 0.1, तो 360 अपॉन 360 इंटू 0.1, इसी का 0.1 ना। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट, बोलो क्या है, बोलो। सर ये वाला एक ग्रुप पे नहीं आया, ये वाला ये डाउट से कहाँ पे है? ग्रुप पे नहीं है, ग्रुप पे नहीं है, उसने मुझे सेंड किया है। अच्छा अच्छा, कितना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बोला है ना, फ्रैक्शन मतलब यही रहा होगा 36 डिग्री, है ना, 36 डिग्री। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द मोमेंट, उस मोमेंट पे फाइंड करना है, राइट। तो उस मोमेंट पे अब देखो एक्सेलरेशन पहले आप देख लीजिए, v ऐसा है तो मैं 80 फाइंड कर लेता हूँ, इस v की वैल्यू क्या है, v इक्वल्स टू 80 है, 0.5 t है, 0.5 t, तो 80 क्या आ जाएगा, 80 इक्वल्स टू dv बाई dt, तो 80 की वैल्यू 0.5 dt बाई dt, 80 की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो कितनी रहेगी 0.5 रहेगी, 80 की वैल्यू हमेशा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी, है ना, 80 टाइम के साथ वैरी नहीं करेगा, क्या वैरी करेगा, तो अभी आपको ये चेक करना है कि जब v ऐसा है तो वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा वो देखना पड़ेगा, तो कितना फ्रैक्शन कवर कर रहा है 36 डिग्री, 36 डिग्री मतलब मान लेते हैं यहाँ से ये इतना जा रहा है, राइट, इतना एंगल कवर कर रहा है थीटा, तो ये डिस्टेंस तो फाइंड कर ही सकते हैं अपन, ये डिस्टेंस तो फाइंड कर ही सकते हैं। अब देखो वेलोसिटी आपको बताया, वेलोसिटी हमेशा इसी पाथ के अलोंग है, तो आप इसको डायरेक्टली, इसको क्या करो, यहाँ से यहाँ तक क्या करो, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ है, इसको हटा के स्ट्रेट लाइन बना दो, सॉल्व करने के लिए आप ऐसा करें, इसको हटा के स्ट्रेट लाइन, हमेशा वेलोसिटी इसी की डायरेक्शन में, और v की वैल्यू कितनी है 0.5 t है, 0.5 t, है ना, तो ये 2 पाई, ये वाला जो डिस्टेंस होगा टोटल 2 पाई आर है, 2 पाई आर का 0.1 है ये, तो 2 पाई आर इंटू 0.1 मतलब 0.2 पाई आर डिस्टेंस होगा ये, तो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, तो v को आप क्या लिख सकते हैं, v इतना दिया हुआ है, v इतना दिया हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए, तो टाइम तो फाइंड करना पड़ेगा,
यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम फाइंड करना पड़ेगा। जब तक टाइम नहीं आएगा वेलोसिटी नहीं आएगी, जब तक टाइम नहीं आएगा वेलोसिटी नहीं आएगी। तो वेलोसिटी आप कैसे फाइंड करोगे, टाइम कैसे फाइंड करोगे, है ना, डायरेक्ट वेलोसिटी नहीं फाइंड कर पाएंगे। टाइम कैसे आएगा, v इक्वल्स टू 0.5t। इसको क्या लिखेंगे, dx/dt या ds/dt लिख दो, इक्वल्स टू t/2। तो ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ t dt। 0 0 कितना, 0.2 पाई r, ये कितना t, तो ये हो जाएगा 0.2 पाई r इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 1/2, और ये t²/2 हो जाएगा। बेसिकली t² की वैल्यू जो है वो 4 × 0.2 पाई r। तो यहाँ से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। ये मेंस में आया था क्या क्वेश्चन, यार इतना लेंदी जा रहा है। 0.2 पाई r, 0.2 पाई r। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, टोटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो टोटल एक्सेलरेशन आप कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से t की वैल्यू ये पुट कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो at तो फाइंड किया, ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, v²/r। तो v² कितना होगा 0.5, मतलब t²/4 हो जाएगा ये, राइट। और ये r है, अब t² की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 × 0.2 पाई r अपॉन 4 × r। अब देखो 4 से 4 जाएगा, r से r जाएगा, ये 0.2 पाई हो गया। तो मुझे सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन ये मिल गया, मतलब ये π/5 मिल गया, और ये मुझे हाफ मिल गया। ये कितना मिल गया, हाफ। तो अभी नेट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू at² + ac²। ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा π²/25। कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये 100 लिख देता हूं मैं, ये आ जाएगा 25 + 4π²। तो ये आ जाएगा 25 + 4π²/10। तो ऑलमोस्ट ये कितना आएगा देख लो, 40, ये 64 बन जाएगा। ये 64/10, आंसर 8/10 आ जाएगा। x की वैल्यू 8 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्लियर है जिसका भी डाउट है। सर यस सर वो हमने एक रिंग सम किया था ना, रिंग वाला, जिसमें टेंशन ढूंढना था। यस, सर उसमें जो टेंशन होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द रिंग, टेंशन जो होता है, दैट कम्स टेंशन परपेंडिकुलर। टेंशन कैसे परपेंडिकुलर हो सकता है रिंग के, तुम ये बता दो। सर नहीं, ये जो सर्कल के परपेंडिकुलर। सर्कल के परपेंडिकुलर कैसे होगा यार, सर्कल के अलोंग होगा ना। नहीं नहीं सर्कल सर, अब किसको, हमने जो डीएल लिया था लेंथ, उसका उसका जैसे टेंजेंशियल, सॉरी वैसे बोल हाँ टेंजेंशियल ना, ऐसा होता है ना टेंशन, रहा हूँ। इस हाँ टाइप। मैं यही पूछ रहा, ऐसे ही होगा। हाँ, अरे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन कैसा होगा, ये स्ट्रिंग है, ऐसा होगा ना टेंशन। यस सर। तो यहाँ पे इतना पार्ट लो ना, यहाँ पे टेंशन इस साइड होगा ना, यहाँ पे इस साइड होगा ना टेंशन, इसी के अलोंग होता है ना, अलोंग द स्ट्रिंग होता है ना। अच्छा, उस पॉइंट के मतलब स्ट्रेट लाइन, वो पॉइंट से हाँ जिस स्ट्रेट लाइन, पॉइंट पे लिया उस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन, जिस पॉइंट पे लिया वहां से ऐसा एक एरो ड्रॉ कर दिया, एंड है ना। दैट विल कम टेंजेंशियल टू द रेडियस, मतलब नेक्स्ट सर देख लेते हैं। यस, सर हाँ सर, वो फिर रेडियस के टेंजेंशियल आएगा ना टेंशन। फिर रेडियस, रेडियस के परपेंडिकुलर हो, हाँ रेडियस सॉरी, कैसा हो, रेडियस के परपेंडिकुलर आएगा, और पाथ के यस टेंजेंशियल आएगा, रिंग के यस टेंजेंशियल। ओके यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है उसका डाउट, एक मिनट रुक जाओ, कुछ डाउट्स है उसके। Two particles A and B are moving on different concentric circles with different velocities V and VB. Then angular velocity of B relative to A is observed by A. ये तो आना चाहिए आई थिंक, ऐसा आपको बताया है मैंने शायद। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है,
इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है और ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में vb, और ये डिस्टेंस क्या है rb माइनस आर ए, rb माइनस आर ए। तो आपको पता है इसके रिस्पेक्ट में इसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर फाइंड करनी है तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो वी ए बी परपेंडिकुलर अपॉन आर, तो वी ए बी ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही है इस पे, ये हो जाएगा वी बी ए चाहिए ना, वी बी ए, तो वी बी माइनस वी ए अपॉन आर बी माइनस आर ए, वी बी माइनस वी ए अपॉन आर बी माइनस आर ए, सेम डायरेक्शन में है। ऑपोजिट में होता तो प्लस हो जाता, ऑपोजिट में होता तो प्लस हो जाता। नेक्स्ट, the position vector of a particle r as a function of time is given by position vector given है क्या, r equals to 4 sin 2 pi t I cap plus 4 cos 2 pi t j cap, ये position vector है। where r is in meter, t is in second, I cap and j cap denotes the unit vector along x and y direction respectively. Which of the following statement is wrong for the motion of particle? पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। तो देखो ये वाली जो चीज है वो x है, ये क्या है y है, r है, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर कैसा होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसा जाएगा, यही r है पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब ये x रहा होगा, राइट, और ये y रहा होगा। तो x की वैल्यू को आप बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 4 साइन 2 पाई t, y इक्वल्स टू 4 कॉस 2 पाई t, स्क्वायर करके ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इंटू साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस 16 इंटू कॉस स्क्वायर 2 पाई टी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई टी। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ये किसका इक्वेशन होता है, कभी बताया है क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल, अरे बताया है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर इसका 0 0, रेडियस कितना 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, ऐसा कभी बताया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 0 0 सेंटर कहाँ पे है 0 0, रेडियस आर, तो इसका इक्वेशन ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, रेडियस आर 4 हो जाएगा, रेडियस 4 मीटर और सर्कुलर पाथ में जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो r की वैल्यू क्या गिवन है आपको, r इज गिवन एज 4 sin 2 pi t I cap प्लस 4 cos 2 pi t j cap, राइट। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी dr by dt, तो dr by dt इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 4 साइन क्या हो जाएगा cos में आ जाएगा, cos 2 pi t इनटू ये वाला जो है यहाँ से अगर मैं साइन लिखूं d साइन ओमेगा टी लिख देता हूँ बाई dt, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका cos ओमेगा टी तो आएगा ही, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो d ओमेगा टी बाई dt। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर लिख दीजिए, या ऐसा आ जाएगा डिफरेंशिएशन, ये सब बताया गया है आपको। तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई इंटू आई कैप, वैसे ही मैं यहाँ पे लिख कॉस का माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस साइन 2 पाई टी इंटू 2 पाई जे कैप। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगी 4 इंटू 2 पाई 8 पाई कॉस 2 पाई टी आई कैप माइनस 8 पाई साइन 2 पाई टी जे कैप। तो वेलोसिटी आ गई, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा मॉड कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 64 पाई स्क्वायर, कॉमन ले लो, यहाँ पे भी 64 आएगा, यहाँ पे भी ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2 पाई टी प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई टी। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 64 पाई स्क्वायर, आंसर वुड बी 8 पाई, आंसर क्या आ जाएगा 8 पाई मीटर पर सेकंड। तो यही रॉन्ग हो, यही क्या हो गया रॉन्ग हो गया, आगे चेक भी नहीं करेंगे। एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना था तो आप लिख देते dv बाई dt, यहाँ से ये वाली वैल्यू इसमें भी माइनस आ जाएगा और इसमें भी माइनस, जैसे ये कॉस है कॉस का माइनस हो जाएगा, साइन का तो वही रहेगा, तो दोनों में माइनस आ जाएगा, तो ऐसा टर्म दिखेगा, कुछ कांस्टेंट बाहर रहेगा।
ठीक है, तो वैसा भी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, spotlight is fixed 4 meter from the vertical wall and is rotating at a rate 1 radian per second. The spot moves horizontally on the wall. Find the speed of spot on the wall when the spotlight makes an angle of 45 degree with the wall. कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कैसा? ये स्पॉटलाइट इज फिक्स्ड 4 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल है और यहाँ से 4 मीटर पे फिक्स रख दिया है। कहीं यहाँ पे रहा होगा आई थिंक। फिर क्या बोल रहे? स्पॉट मूव्स हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ऑन द वॉल। तो फिर ऐसा क्यों दिया? फिक्स्ड 4 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल वॉल एंड इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ इतना, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ओके, ये जब रोटेट कर रहा है तो इसका जो यहाँ पे एक तरह से शैडो बन रहा है वैसा समझिए, या शैडो तो नहीं बन रहा होगा, स्पॉटलाइट मतलब एक लाइट आ रही है वैसा समझ लीजिए, या आप उसको शैडो से रिलेट कर सकते हैं चीजों को। जैसे ऐसा रहेगा, इस साइड ही लाइट ऑन है तो ये वाला पार्ट इस साइड कुछ नहीं दिखाई देगा, उससे आप रिलेट कर सकते। तो इस पे जो पॉइंट जा रहा होगा वो हॉरिजॉन्टल सॉरी हॉरिजॉन्टल पॉइंट आ रहा है इस पे, इस वाले वॉल पे। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है? आर की वैल्यू कितनी दी है? 4 मीटर, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ये ओमेगा से जा रहा है, सर्कुलर पाथ पे जा रहा होगा। फिर ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 1 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से मुझे v आ जाएगा, राइट? सर एंगल कहाँ पे बन रहा है 45 डिग्री? एक मिनट एक मिनट एक मिनट 4 मीटर ऐसा दिया है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन से दिया, फाइंड द स्पीड ऑफ स्पॉट on the wall when the spotlight makes an angle of 45 degree with the wall. Okay, यहाँ से 4 मीटर पे है तो उसकी स्पीड आप कैसे फाइंड करेंगे? इस पे इसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। विदाउट एनालाइज किए, ये ऐसा है, वॉल है, यहाँ पे रहा होगा और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ऐसा रोटेट कर रहा है, ऐसा रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ स्पॉट बन रहा होगा, वो ऐसा ऐसा यहाँ पे है, सर्कुलर में जा रहा है तो भी इस पे स्पॉट ऐसा ही बनेगा। तो उसकी स्पीड फाइंड करनी, तो उसकी स्पीड फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? इमेज बना सकते हैं, उसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, राइट? क्या लेना पड़ेगा? प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पे अगर मैं रखूं ऐसा और मैं इसको ऐसा, यहाँ पे स्पॉटलाइट, तो ऐसा अगर ये जाएगा तो यहाँ, पहले यहाँ पे था तो यहाँ पे आ रहा था, फिर ऐसा थोड़ा सा ऐसा प्रोजेक्शन ले रहे हैं, यहाँ से ऐसा प्रोजेक्शन आ रहा होगा, प्रोजेक्शन आ रहा होगा तो इस साइड ये स्पॉट जो है इस साइड मूव कर रहा है, स्पॉट जो है ये इस साइड मूव कर रहा है। सर बट वॉल के दूसरे साइड भी तो गया ना, सर्कल लिया ना उसने। समझने के लिए सर्कल लिया, लिया नहीं। अब क्वेश्चन बोला है 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब क्या समझेंगे अपन? 45 डिग्री का मतलब ऐसा समझ लें कि ये 45 डिग्री पे रहा होगा, यहाँ पे स्पॉटलाइट रहा होगा। क्या बोल रहे हैं? ये अभी ऐसा था तो अभी ऐसा मान लेते हैं, ऐसा ऐसा, राइट? ऐसा ही अज्यूम कर सकते हैं ना, 45 डिग्री है ये एंगल, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो कुछ, इतने इन्फॉर्मेशन से सॉल्व हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन? क्योंकि 44 मीटर ही दिया हुआ है, तो 4 मीटर ये होगा क्या इसका? ये 4 मीटर, इस वॉल से ये 4 मीटर, तो 4 मीटर अगर ये होगा तो ये 45 बन जाएगा। फिर तब तो रॉन्ग आ जाएगा, रिलेशन आएगा ही नहीं मुझे। तब रिलेशन कहाँ आएगा मुझे? आर होगा इसका रिलेशन, अगर मैं इस साइड देखूंगा तो ये अगर आर है और इसकी वेलोसिटी ये r/√2, राइट? ये भी r/√2, इसकी वेलोसिटी अपने को पता है कि कितने वेलोसिटी से जा रहा है, ये ओमेगा आर से अपन फाइंड कर लेंगे। बट
क्वेश्चन रिलेशन नहीं आ पाएगा यार। इसको y मान लेते हैं, y इक्वल्स टू r है, ये x है, तो ये r/2 है। मतलब y की जो वैल्यू होगी, y इक्वल्स टू r है तो y की जो वैल्यू होगी √2x होगी, राइट। y की वैल्यू √2x होगी, तो dy/dt इक्वल्स टू √2x इंटू dx/dt लिख सकते हैं, dx/dt लिख सकते हैं। dy/dt की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं, dy/dt, तो ये ओमेगा इंटू आर दिखेगा मुझे, 4 ये दिया, बट आंसर तो इससे नहीं दिख रहा मुझे यार। जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इससे तो आंसर नहीं दिख रहा है। ओमेगा इंटू अगर r/√2 भी कर दूं तो आंसर तो नहीं दिख रहा है, बट कौन सा डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोई क्लियर नहीं। क्योंकि अगर ये r, ये डिस्टेंस अगर 4 होगा तब तो आंसर मुझे ऑप्शन में जो वो तो दिखेगा ही नहीं। ये 4/2 तब तो 2 आ जाएगा, तब तो आंसर 2 आ जाएगा। लेकिन ये अगर 4 मीटर दिया होगा तब तो इस केस में आंसर आ जाएगा। हाँ रुको, मुझे लग रहा है यही 4 दिया हुआ है, तब आंसर आ जाएगा अपना। यही 4 दिया हुआ है, वर्टिकल वॉल से डिस्टेंस बोला है तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता हूँ, ठीक है, इसका यूज कर लेंगे अपन। ये r अज्यूम कर लो, 45 डिग्री है तो ये भी r हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका r/√2r हो जाएगा। तो मैं इसको y मान रहा हूँ, इसको मैं x मान रहा हूँ, तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, तो y की वैल्यू हो जाएगी √2r। y की वैल्यू नेक्स्ट पेज में बना देता हूँ, आ जाएगा, आ जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ना, खुद से आ जाएगा अभी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये r है, r की वैल्यू 4 दी हुई है, ये 45 डिग्री पे है, और ये भी r है तो ये 45 है तो ये भी r हो जाएगा। ये r होगा तो ये √2r हो जाएगा, राइट। √r² + r², इसको आप y मान लो, इसको आप x मान लो। तो y इक्वल्स टू क्या है, √2r। y और x का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। y की वैल्यू हो जाएगी √2 इंटू √2r √2x √2x। पहले भी तो यही आ रहा था। कहते हैं dy/dt इक्वल्स टू √2 इंटू dx/dt। नहीं दिख रहा है, इसको आप लिख सकते हैं, ये v हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ दिस स्पॉट। जैसे जैसे ये उस स्पॉट की वेलोसिटी इस पे आ जाएगी, तो v की वैल्यू √2 इंटू वी एच मान लीजिए, वी एस। बट ये वाली वैल्यू तो ओमेगा आर से आंसर आ जाएगा इसका। जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग तो आंसर यही आना चाहिए, या कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं बन रहा है मेरा। इस वर्टिकल वॉल से आर डिस्टेंस, क्या बोल रहे हैं? इंफॉर्मेशन जो है उसके अकॉर्डिंग आंसर तो सही आना चाहिए। साइन थीटा टैन थीटा लेके सॉल्व करे क्या? रुको एक बार, मैं थीटा ले लेता हूँ, देखते हैं उससे आए कुछ आ जाए। ये थीटा, बाद में उसको 45 डिग्री कर लेंगे, बाद में उसको अपन क्या करेंगे, 45 डिग्री कर लेंगे, ठीक है। ये y है, ये डिस्टेंस है, और ये x हो जाएगा। इसका ये डिस्टेंस है, इसको y मान लेता हूँ अभी, बिकॉज ये वाला डिस्टेंस है, तो ये y x है, तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू जो इन्फॉर्मेशन गिवन, tan थीटा की, हाँ सही है, tan थीटा की वैल्यू आपको हो जाएगी y/x, राइट, y/x। तो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x tan थीटा लिख दीजिए, फिर लंबा चला जाएगा फिर x, बिकॉज y तो कांस्टेंट है, ये तो 4 ही रहेगा, y तो कांस्टेंट रहेगा इसमें, तो y cot थीटा या y इक्वल्स टू x tan थीटा, इससे आई थिंक आ जाना चाहिए। देखो ये y वाला जो टर्म है, कहीं पे गलत कर रहे हैं क्या?
ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो रॉन्ग लिख रहे हैं, कुछ तो रॉन्ग लिख रहे हैं शायद। इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा, tan अल्फा लिखते हैं, इससे आएगा बिकॉज ये तो 45 दिया हुआ है तो 45 बन जाएगा, x बाय वाई हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो गई, y tan अल्फा। x की वैल्यू क्या हो गई, y tan अल्फा। अभी मुझे कुछ तो दिख रहा है, dx बाई dt इक्वल्स टू, देखो ये वाला टर्म जो है स्पॉटलाइट कैसा है, ये यहाँ पे ऐसा, ये 45 डिग्री पे आ गया है, तो देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये हमेशा सेम रहेगा, ये वाला एंगल चेंज नहीं होगा, ये 45 ही रहेगा, इसलिए मैं उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा। अब जैसे जैसे ये चेंज हो रहा है, ऐसा रोटेट कर रहा है, ये ऐसा है ना, ऐसा तो रोटेट करेगा ना, तो ये वाला इसके साथ जो एंगल है, ये वाला एंगल चेंज होता रहेगा, ये वाला एंगल क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। बट ये वाली जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। ध्यान से देखो, इससे ये वाला डिस्टेंस, ऐसा सर्कल बन रहा है, ये ऐसा सर्कल बन रहा है, ऐसा इस टाइप से सर्कल बन रहा है, कुछ आ रही बात समझ में इसका, तो इसका जो ये डिस्टेंस है y, ये सेम रहेगा, ऐसा जा रहा है ये, तो ऐसा जब जा रहा है तो ये भी y है, ये भी y है, उस साइड भी जाएगा, ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है, ठीक है। तो dx बाई वाई को कांस्टेंट रख लेते हैं, इसको dy बाय डी tan अल्फा बाय dt कर देते हैं, अल्फा चेंज हो रहा है, तो ये जो x आया है, x इस पे आया ना, x इस पे आया मतलब किसकी वेलोसिटी होगी, ये वॉल है, ये क्या है, वॉल, तो वॉल है, तो इस वॉल पे वेलोसिटी किसकी होगी, वो इसी का जो स्पॉट आ रहा होगा उसी की वेलोसिटी होगी, तो यही फाइंड करना है मुझे, VW लिख देता हूँ, यही फाइंड करना है। ये हो गया y, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, डी tan अल्फा बाय डी अल्फा इंटू डी अल्फा बाय dt, इंटू डी अल्फा बाय dt, तो यहाँ से VW की वैल्यू क्या आ जाएगी, y, tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा क्या होता है, sec स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा बाई dt इज ओमेगा, डी थीटा बाई dt ओमेगा होता है ना, वैसे ही यहाँ पे डी अल्फा बाई dt इज ओमेगा। अब आंसर आ जाएगा मुझे, तो Vy की वैल्यू क्या आ जाएगी, y गिवन है 4, सेक स्क्वायर, जब ये 45 होगा तो ये भी 45 हो जाएगा, सेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू ओमेगा, तो यहाँ से VW की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 सेक स्क्वायर 45 इज सेक स्क्वायर, सेक 45 इज रूट 2, तो ये रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ओमेगा इज 1, तो VW की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 2 इंटू 1, तो VW वुड बी, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन का कुछ नहीं है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वही है कि ये डिस्टेंस 4 है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, बस और कुछ नहीं है, ये 8, ये आंसर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। Sir, how you got d alpha by dt equal omega? वो कैसे किया? अरे उसी से रोटेट कर रहा है ना, ओमेगा से, कैसा रोटेट कर रहा है ये एक्सिस है, ये एक्सिस है ना, इसी के नहीं व्हाट sir, रोटेट कर रहा होगा। how is differentiation of d alpha by dt equals omega? ऐसा होता है, थीटा डी थीटा बाई डी टी ऐसा लिखते हैं ओमेगा, Yes sir. ये लिखते हैं ना ओमेगा यार, Yes. हाँ तो वही कर रहे हैं, यहाँ पे जब ये रोटेट कर रहा है, ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है ना, ऐसा, Yes sir. ये थीटा तो चेंज नहीं हो रहा है ना यार, थीटा Yes. चेंज नहीं हो रहा है, तो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा तो देगा नहीं ना, ये तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज थीटा चेंज नहीं हो रहा है, थीटा वेरिएबल थोड़ी है, थीटा अच्छा। तो कौन सा वेरिएबल, यही वेरिएबल है ना, Yes. तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी अल्फा बाई डी टी इज ओमेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वो x इक्वल्स टू, पहले मुझे रिलेशन क्यों क्लिक हुआ मुझे कि ये वाली चीज कैसे क्लिक हुई कि रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्ट तो वेलोसिटी फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, तो दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा बन रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको बताया था कि जब कोई एक पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करना है, तो कहीं ना कहीं रिलेशन आप फाइंड करो उसका कुछ, तो इसका इसका और इसका रिलेशन फाइंड किया पहले, इसका और इसका, ये सब कट कर देना, इसका और इसका रिलेशन फाइंड किया, इसका और इसका, तो ये अल्फा है तो tan अल्फा इक्वल्स टू x बाय y, तो यहाँ से x की वैल्यू ये आ गई, इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये यहाँ से यहाँ वैरी कर रहा है, यहाँ से यहाँ वैरी कर रहा है, तो यही वेलोसिटी आएगी उसकी, तो dx बाई dt यही जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी वो आ गई, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको आप पुट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v रिक्वायर्ड वेलोसिटी, क्लियर है, मुझे लग रहा था नहीं आएगा बट कुछ ऐसा रिलेशन फाइंड कर लोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट, a ring of length
सॉरी स्ट्रिंग, वही सोचा रिंग का लेंथ कहां से आ गया। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 70 सेंटीमीटर फिक्स्ड एट इट्स एंड्स ऑफ 2 पॉइंट्स 50 सेंटीमीटर अपार्ट। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ, राइट। इसको फिक्स किया ऐसा, ऐसा ये वाली स्ट्रिंग है 70 सेंटीमीटर लेंथ। The string passes through a smooth ring which rotates a horizontal circle, as a result of which two sections of the string makes a right angle. अभी यहाँ पे एक रिंग है और ये एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। Two sections of the string makes right. The speed of ring, इसकी ये कैसा सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसा, ये ऐसा जा रहा है, ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये 90 डिग्री है और इसका लेंथ 70 सेंटीमीटर है। क्या है 70 सेंटीमीटर है ये, और ये 70 टोटल 70 है। तो टोटल अगर 70 है इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये 35, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो मैं ऐसा मान लेता हूँ मिडिल में ही होगा, 35 सेंटीमीटर ये होगा, 35 सेंटीमीटर ये होगा और ये वाली वैल्यू 25 हो जाएगी, 25 ये 25। तो मुझे फाइंड करना है इस रिंग की स्पीड फाइंड करनी है, मतलब v। तो ओमेगा से रोटेट कर ही रहा होगा ये। तो अगर मैं इसको थीटा मान लूं और इसको अगर मैं r अज्यूम कर लेता हूँ, लेट से r की वैल्यू ये है, तो ये वाला टर्म हो जाएगा r sin थीटा, r sin थीटा। तो इसका अगर मैं FBD ड्रॉ करूं, FBD कैसा आएगा, यहाँ पे एक टेंशन दिखेगा, मैं T1 बोल देता हूँ, यहाँ पे एक टेंशन दिखेगा T2, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 हो जाएगा, यहाँ पे एक mg दिखेगा। अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं अपन, तो ये आ जाएगा आपका T2 cos 45, T2 cos 45 और इस साइड एक कंपोनेंट आएगा, इसका सर्कुलर पाथ ऐसा है T2 sin 45। यहाँ से T1 है तो इस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट आएगा T1 cos 45, ये कंपोनेंट हो जाएगा T1 sin 45, राइट। तो सेंट्रिपिटल फोर्स ये हो जाएगा और इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर रहा होगा एक दूसरे को, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लिख दो T1 cos 45 सॉरी sin 45 इक्वल्स टू mg प्लस T2 sin 45। इसको इस साइड लाइए तो ये हो जाएगा T1/√2 माइनस T2/√2 इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से क्या आ गया, T1 माइनस T2 √2 इस साइड आ जाएगा √2 mg, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन सेंट्रिपिटल फोर्स का आ जाएगा T1 cos 45 प्लस T2 sin 45 इक्वल्स टू m इंटू AC, m इंटू AC है ना, m इंटू AC आ जाएगा। तो यहाँ से अपने को क्या आ रहा है T1/√2 माइनस T2/√2 सॉरी प्लस T2/√2 इक्वल्स टू m इंटू AC, AC is v²/r, AC is v²/r। r की वैल्यू सॉरी r जो है r sin थीटा है, r sin थीटा। तो ये अगर 45 डिग्री है, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, बट फिर भी तो वेरिएबल 3 है, 3 वेरिएबल 2 अननोन। और भी इंफॉर्मेशन है क्या यार, 3 वेरिएबल 2 अननोन, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, 3 वेरिएबल 2 अननोन, सॉरी 3 वेरिएबल 2 इक्वेशंस अननोन, 2 इक्वेशंस। इंफॉर्मेशन अगर सही है कि 2 वेरिएबल इतना बन रहा है यार, √2 हो जाएगा, ये mv²/r इज 35 sin 45 वो सब आ जाएगा r sin थीटा, इक्वेशन 2। इससे तो ठीक है, T2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये T1 रहेगा तो T1 की वैल्यू आएगी बट v के टर्म्स में आएगी
और उसने मैक्सिमम मिनिमम बोला नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम होता तो मैं टेंशन को मिनिमाइज कर देता या मैक्सिमाइज कर देता तो मुझे v की वैल्यू आ जाती। इतना ही इंफॉर्मेशन है, और भी कुछ है क्या यार इसमें? स्मूथ रिंग विच रोटेट्स हॉरिजॉन्टल, सही सॉल्व किया। ये T1 आ गया, कंपोनेंट ले लिया, इसका कंपोनेंट इस साइड ले लिया, दिस इक्वल्स टू दिस हो गया, और दिस प्लस दिस इक्वल्स टू m इंटू ac आ गया, तो mv स्क्वायर बाय r हो जाएगा, r साइन थीटा आ गया। हॉरिजॉन्टल सर्कल भी बोल रहा है। एक मिनट रुको, एक मिनट, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक किया होगा मैंने, राइट? कहीं ना कहीं एंगल के चक्कर में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा। फिर मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, आर लेता हूँ, बट फिर भी तो इन्फॉर्मेशन वी तो चाहिए ना मुझे, टेंशन और वी तो डिफरेंट है ये। एक मिनट रुको, कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक कर दिया शायद, बिकॉज एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मैंने उसको यूज नहीं किया। क्या इन्फॉर्मेशन की ये जो है 90 डिग्री बना रहा है। अगर ये 90 डिग्री बना रहा है ना, तो ये 50 तो नहीं आएगा, ये 35 ले लिया, ये 50 तो नहीं आएगा। वो चीज मुझे क्लिक हुई। अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये 35 नहीं हो सकता है, वरना 35 आता, 35√2 हो जाता। रुको एक मिनट, ये 50 है, इसको मैं x अज्यूम कर लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 70 - x। तो एक इन्फॉर्मेशन यहाँ मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का इन्फॉर्मेशन यूज करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और ये सेम स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग तो सेम ही है, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम आ जाएगा, स्ट्रिंग सेम है टेंशन सेम आ जाएगा। एक बार इसको यूज कर लो, 70 - x स्क्वायर इक्वल्स टू 50 का स्क्वायर आ जाएगा, इससे आएगा। तो x स्क्वायर, इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना 4900। बहुत कैलकुलेशन दिख रहा है बट 140x इक्वल्स टू 2500। तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 140x, इसको इस साइड लाइए तो माइनस 2400 प्लस 2400 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 70x प्लस ये आ जाएगा 1200 इक्वल्स टू 0। ये 1200 कैसे आएगा देख लो, 30-40 से आ जाएगा, है ना? x माइनस 30 x माइनस 40x प्लस 1200 इक्वल्स टू 0। ये इन्फॉर्मेशन गिवन था, मैंने उसको यूज ही नहीं किया, मुझे लगा इक्वल होगा, बट जब पाइथागोरस लगाएंगे तो वो तो वैलिड ही नहीं हो पाएगा। तो 30 इक्वल्स टू 0, तो एक की वैल्यू 30 है, x माइनस 30 और x माइनस 40। एक 30 होगा तो दूसरा 40 हो जाएगा, राइट? एक की वैल्यू 30 और 40, तो एक 30 होगा तो दूसरा 40 हो जाएगा, ऐसा रख लेते हैं अपन। अब डिसाइड करते कौन सा, बिकॉज ये स्ट्रिंग, ये रिंग है तो ये mg आएगा, यहाँ पे टेंशन t है और यहाँ पे टेंशन t है। तो एक चीज समझना पड़ेगा कि ये भी क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, स्ट्रिंग सेम है, टेंशन सेम होगा। ये वाली स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होगा। पहले भी मैं स्ट्रिंग डिफरेंट ले रहा था वैसा करके, स्ट्रिंग सेम ही दिया हुआ है तो ये t और ये t आ जाएगा। अब ये देख चेक करना पड़ेगा कि ये 40 होगा या ये 40 होगा। कैसे चेक करेंगे? इसका जो कंपोनेंट आएगा, ये थीटा अगर आप ले रहे हो तो t cos थीटा और ये सॉरी t sin थीटा और ये आएगा t cos थीटा, और इसको आप अल्फा ले रहे हो तो इस साइड एक कंपोनेंट आएगा t cos अल्फा और इस साइड एक कंपोनेंट आएगा t sin अल्फा। तो ये वाली वैल्यू sin थीटा जो है, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन अल्फा होनी चाहिए, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन अल्फा, थीटा की वैल्यू अल्फा से ग्रेटर होनी चाहिए तभी पॉसिबल है। क्यों ऐसा होना चाहिए थीटा वुड बी ग्रेटर देन अल्फा? अगर थीटा अल्फा से ग्रेटर नहीं होगा तो ये फोर्स इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पे भी टी आ रहा है, तो ये ग्रेटर होना चाहिए। इसके ग्रेटर होने के लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए? ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 40 आई थिंक, और ये 30, ये 30 हो जाएगा, ये 40 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू तो पता है नहीं अपने, ये दोनों में कॉमन है तो ये भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ये फाइंड करने के लिए आपको फिर से इसको y अज्यूम कर लो और इसको आप अज्यूम कर लो 50 - y। मेंस का क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है मुझे, इतना ज्यादा कैलकुलेशन है। ये ऐसा है, ये 40 है, ये 50 - y है, ये y है, ये 30 है, ये z मान लीजिए, z इसके लिए भी और इसके लिए भी सेम होगा। इसका मतलब दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू ये आएगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर करके ये आएगा। तो z की वैल्यू जो आएगी ये आ जाएगी 40 का स्क्वायर माइनस 50 - y का स्क्वायर हो जाएगा।
एंड जेड की जो वैल्यू आ जाएगी दिस माइनस दिस करके आ जाएगा 30 स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों जेड सेम है, दोनों को इक्वेट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जेड या वाई की वैल्यू आएगी तो जेड आ जाएगा। इक्वेट कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा आपका 40 का स्क्वायर माइनस 50 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 30 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 160 1600 ना, ये आ जाएगा आपका 50 है तो 2500 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 100 वाई इक्वल्स टू 900 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1600 माइनस 2500 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 100 वाई इक्वल्स टू 900 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। कितना जा रहा है यार, तो यहाँ से कितना आ रहा है अपना 1600 माइनस 2500, फिर क्या आ रहा है प्लस 100 वाई इक्वल्स टू 900 आ रहा है, तो ये माइनस 900 हो जाएगा, इसको इस साइड लाओ तो y इक्वल्स टू 1800 हो गया, तो y की वैल्यू 18 आ जाएगी, y 18 हो जाएगा, तो अभी जो ये ऐसा बन रहा है ये ऐसा है, ठीक है, ये 40 है, ये 18 है, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी, ये 30 है, ये 30 है, ये वाला z वैल्यू फाइंड कर लेंगे, z ये डिस्टेंस z की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर कर लो, बिकॉज वो रेडियस आएगा 40 स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर कर लो, 1600 माइनस 1296 यही होगा ना 1296 64 96 नहीं 1240 1024 सॉरी 1024, ये कितना आएगा यार 576 आ जाएगा, 576 मतलब 24, ये कितना आएगा 24 आएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करो, मतलब इतना मैथ्स करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। जेई मेन का तो क्वेश्चन होने का चांस है ही नहीं, कोई चांस नहीं। थीटा अल्फा ये भी टी कॉस थीटा टी साइन थीटा टी कॉस थीटा, यहाँ से टी कॉस अल्फा टी साइन अल्फा एम जी, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी प्लस टी साइन अल्फा, इक्वेशन यहाँ से एक आ जाएगा, टी को बाहर ले लीजिए, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू एम जी, तो यहाँ से टी अगर आप कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू एम जी, इक्वेशन 1 इस डायरेक्शन में लिखोगे सेंटर के टूवर्ड्स, तो ये आ जाएगा आपका टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस अल्फा इक्वल्स टू एम इंटू ए सी, तो टी कॉमन ले लीजिए कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, डिवाइड कर दो नाउ 1/2, टी से टी चला जाएगा तो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा इक्वल्स टू एम से एम जाएगा जी अपॉन वी स्क्वायर, ये जी आर अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कैसे फाइंड करोगे आप साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू कितनी है 32, ये कितना है 24, आर की वैल्यू ये 24 है, ये वाली वैल्यू 40 है, ये 18 है, ये 30 है, ये थीटा है, ये अल्फा है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी दिस अपॉन दिस 32/40 4/5 आ गया, साइन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 18/30 3/5 आ जाएगा, सिंपल दिख रहा है इसका मतलब। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी कॉस थीटा इक्वल्स टू 24/40 और साइन कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 24/30 प्लस 24/30 इक्वल्स टू जी, ये हो जाएगा 24/v स्क्वायर 24/v स्क्वायर, तो यहाँ से ये आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट 32/40 32/40 मतलब 4/5, 18/30 मतलब 3/5 और ये हो जाएगा 40/40, तो कितने टाइम्स में जाएगा 3/5 प्लस 4/5 इक्वल्स टू 10 इंटू 24/v स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एलसीएम 5 ले लीजिए 1 हो जाएगा, ये 1/8 इक्वल्स टू 10 इंटू 24/v स्क्वायर, देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल्स टू 10 इंटू 24 इंटू 8, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 24 इंटू 8 इंटू 10,
देख लो कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लीजिए आप। अरे फिर से रॉन्ग आ गया, कुछ ना कुछ तो रॉन्ग कर दिया मैंने। आर की वैल्यू ये 0.24 हो जाएगा, 0.24 लेना, बिकॉज सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये सब तो रेशियो आएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ये 0.24 आएगा, 0.24। अरे यार 0.24, 0.24, 0.24, ये कितना जाएगा? 2.4 मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 8, 19.2 आएगा। तो 19.2 देख लो, 4 के आसपास है या 5 के आसपास है ना? बिकॉज इंटीजर चाहिए, नियरेस्ट इंटीजर चाहिए। क्या चाहिए? नियरेस्ट इंटीजर। तो आई थिंक ये 4 के आसपास, ये वाला जो टर्म है ये 4 के आसपास है, तो आंसर 4 हो जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर। बट ये जेईई में क्वेश्चन नहीं लग रहा, बहुत कैलकुलेशन, इतना टाइम थोड़ी होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एडवांस का क्वेश्चन जिसका भी है, एडवांस का क्वेश्चन होगा ये। सर भाई साहब, यस सर बोलो। थीटा अल्फा, इसके लिए अपन ने थीटा वाली साइड को 40 लिया ना अपन ने। क्या? आपने बोला ना थीटा थीटा अल्फा, इसके लिए हाँ, अपन ने वो थीटा वाली साइड को 40 मीटर लिया था। ग्रेटर नहीं होगा तो बैलेंस नहीं कर पाएगा, है ना, इसलिए बोलिए। ये सब वो लेंथ, उसका लेंथ अपन ने। हाँ भाई साहब, ये 40 इसलिए लिया है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, इस थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू ग्रेटर नहीं होगी तो टी साइन थीटा, टी साइन अल्फा प्लस एमजी को कैसे बैलेंस करेगा? बिकॉज ये भी टी है, ये भी टी है, ये दोनों टी है, तो ये साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन साइन अल्फा, तभी तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस हो सकता है, वरना पॉसिबल नहीं है, वरना पॉसिबल नहीं है, राइट? यस है ना? तो इस बॉल कुछ ज्यादा ही कैलकुलेशन है इसमें, ज्यादा ही कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। A particle is dropped from certain height above ground level. A particle is dropped from certain height above ground level. At the same time, a person starts motion in horizontal plane with speed 10 meter per second. ये ऐसा है, यहाँ से certain height से इसको ड्रॉप किया, उसी टाइम पे पर्सन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। When the speed of particle becomes same as that of person, then the radius of curvature of the path taken by the particle with respect to person. तो सबसे पहले इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड है। इसकी स्पीड कितनी आ रही? 10 मीटर पर सेकंड बोल रहे हो। तो 10 मीटर पर सेकंड अगर ड्रॉप किया है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा 10 मीटर पर सेकंड, और ये तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कुछ गिवन नहीं है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। तो अभी इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड कैसी होगी? इसके रेस्पेक्ट में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड फाइंड करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू पर्सन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बोल देता हूं मैं, ये हो जाएगा वीपी माइनस वीओ, यही ऑब्जर्वर है, ये क्या है? ऑब्जर्वर है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहा है तो -10 जे क्या, ये पॉजिटिव एक्स में अज्यूम कर रहे हैं 10 आई क्या, मतलब इसका जो पाथ होगा ना, अभी इसको कैसा लग रहा होगा? इसको कैसा लग रहा होगा कि ये कैसा आ रहा है? इसको लग रहा होगा कि इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में है, इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में है, मतलब ये ऐसा आ रहा है, इसका पाथ ऐसा, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, पाथ ऐसा, पाथ ऐसा है। तो यहीं पे फाइंड करना है, जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 10√2, राइट? ये 10√2 हो जाएगा, मॉड फाइंड करेंगे तो √10² प्लस 10√2 आ जाएगा, 10√2। जब ये 10√2 है तो अभी इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा है, तो सर्कल बना लीजिए एक आप ऐसा, मैं यहीं पे बना रहा हूँ 10√2 करके, ऐसा सर्कुलर पाथ बना रहे हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये इसका रेडियस हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू थीटा अज्यूम कर लीजिए, ये 10 है, ये 10 है, तो थीटा की वैल्यू 45 आ जाएगी, दोनों सेम है तो 45। अब यहाँ पे जी इस डायरेक्शन में आएगा, जी। अब देखो ये थीटा है, ये 45, तो ये भी 45, तो ये भी 45 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू भी 45 हो जाएगी। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा सेंटर के टुवर्ड्स AC, वो आएगा G cos 45, और AC आपको क्या बताया है? V परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन R इक्वल्स टू 10/√2। V परपेंडिकुलर इसका ये है, तो ये हो जाएगा कितना? 100 × 2,
बाय आर इक्वल्स टू 10/√2। तो देखिए यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया, इस √2 को इस साइड लाइए तो आर की वैल्यू आपको आ जाएगी 20√2। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 20√2 मीटर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अरे कुछ आ रहा है समझ में? आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है सर वो ये वर्क के चैप्टर में थोड़ा डाउट्स थे, वो कब पूछो फिर क्या नेक्स्ट है वो, आप कुछ क्या चैप्टर में डाउट से बोलो, क्या है वो बता दो। नॉन है क्या चलता है ना। पता नहीं, तुम्हारी आवाज ही नहीं, तो ब्रेक हो रही है तुम्हारी आवाज। टाइप करो ग्रुप सर पे। यस सर वो एक मुझे स्मॉल सा क्वेश्चन पूछना है। वो जो, हाँ, जो हमने क्लास में वो रिंग वाला किया था, रिंग इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एंगुलर वही टेंशन वेलोसिटी। वाला पूछ रहे हो क्या तुम? नहीं नहीं, वो नहीं। तो फिर रिंग क्या? इज रोट सर मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? किसमें? ये जो क्वेश्चन किया था, रिंग इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, हाँ वो वाला, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? अभी जो क्वेश्चन किया सॉल्व, नहीं नहीं, अभी नहीं, जो क्लास में किया था वो मैं पूछ रहा हूँ। क्लास में अभी मुझे याद कौन सा रहेगा, कौन सा क्वेश्चन है वो? सर मैं बोल तो रहा हूँ, मैं तो फोटो आगे भी भेज। होगा ना कुछ, बोल तो रहा हूँ, तो उतना ही बोलने से थोड़ी होगा, आगे भी कुछ होगा ना। फाइन टेंशन इन रिंग है, लेकिन टेंशन वाला मुझे समझ आ गया। सर मैं एक मिनट फोटो भेजता हूँ। हाँ फोटो खींच के सेंड करे ग्रुप पे मैसेज। डज इट मैटर एफ इज नॉट सेम इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? ऐसा कभी कुछ बोला है एफ सेम या नॉन सेम, ये कहां से आ गया? ये सब आता है तुमको कहां से डाउट्स है? डज इट मैटर इफ एफ इज नॉट सेम, किसमें सेम, किससे कंपेयर कर रहे हैं? अरे सेम बोल रहे हैं मतलब किसी ना किसी से कंपेयर कर रहे होंगे ना यार, किसी ना किसी फोर्स से रिलेट कर रहे होंगे इसको, राइट? तो किससे रिलेट कर रहे हैं? तो दो पाथ पे, दोनों पाथ के फोर्स पे। कौन सा पाथ? नॉन कंजर्वेटिव में से अपन पाथ पे देखते हैं दोनों का फोर्स एक है, अरे भाई साहब, वर्क सेम हुआ तो तो तुम क्लास नोट्स रिवाइज नहीं करते हो क्या कुछ? करते हैं इसके वो डाउट करता आया हूं था। तो देखो ना, वहां पे लिखा हुआ, अभी दिखाता हूँ, वेट। नहीं करते हो ना, इसका मतलब तुम नहीं करते, है ना? रिवाइज नहीं करते हो नोट्स, रिवाइज करोगे तो नहीं आएगा फिर। कंजर्वेटिव वाला कॉन्सेप्ट कभी किस लेक्चर में बताया था, थॉट में या फोर्थ में? थर्ड में सर। हाँ तो यहाँ से थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये एफ लिखा है कंजर्वेटिव, कुछ ऐसा लिखा है, क्या लिखा हुआ है ये? पीडीएफ है, अभी तो नहीं लिख दूंगा मैं। हाँ सर सेम लिखा है पर मतलब अपन बोलते हैं डिफरेंट देख लो पॉसिबिलिटी है ना। अरे पॉसिबिलिटी, एक ही फोर्स को फाइंड कर रहे हैं, कंजर्वेटिव है या नहीं, कंजर्वेटिव नहीं है। दो फोर्स कंजर्वेटिव, ये बताओ क्वेश्चन जो किया है फोर्स, तो सिंगल फोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे ना इसको, कि वेदर इट इज कंजर्वेटिव और नॉट, कि दो फोर्स को फाइंड करेंगे F1 और F2 कंजर्वेटिव है या नहीं है, इसमें रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। तो एक ही फोर्स होता है ना क्वेश्चन में, उसी को फाइंड करना होता है ना कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, हाँ है ना? तो जब एक ही फोर्स है, पाथ डिफरेंट है, इसका मतलब दोनों पाथ के लिए फोर्स की वैल्यू तो सेम है ना भाई साहब, फोर्स का एक्सप्रेशन सेम है ना, एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं अपन, फोर्स का एक्सप्रेशन दोनों पाथ के लिए सेम है ना। हाँ सर, मतलब वो दोनों पाथ हम लोग फोर्स सेम ही रखेंगे, फिर वर्क डिफरेंट है तो हाँ फोर्स की वैल्यू दोनों पाथ के लिए सेम होगी, फोर्स की वैल्यू दोनों पाथ के लिए क्या होगी, सेम होगी, वरना फिर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फोर्स चेंज हो जाएगा, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का कोई मीनिंग नहीं है। ओके सर सर। मैंने ग्रुप एंड पे सर भेजा। अपन वो आपने बोला ना कि एफ, हेलो
हाँ बोलो क्या साथ में बोलते हैं कि बोलिए। एफ वाई कैप वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप होता है तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो वैसे अगर दो यूनिट वेक्टर कोई भी दो होगा ही। हाँ बोलो आगे हाँ क्या वो है? होगा ही। तो कोई भी दो यूनिट वेक्टर हुआ तो भी उसको अपन कंजर्वेटिव बोलेंगे ना फिर, मतलब जे जेड नहीं कुछ नहीं, जेड नहीं कैप। भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, कुछ मत करो, वो सब कुछ काम मत करो यार प्लीज। जब तक कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है एफ इक्वल्स टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, इसको सॉल्व किया ना कि मैंने ऐसे बोल दिया कंजर्वेटिव, ये बताओ। मैं इसे सॉल्व करता था। सॉल्व किया ना, तो तुम भी सॉल्व करो ओके सर। और फिर बोलो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है। ओके सर। हाँ, क्या दिया हुआ है? रिंग इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड द टेंशन इन द रिंग। तो ये वही क्वेश्चन है ना यार, टेंशन Sir, वाला ही sir, क्वेश्चन है over ना। here, who is providing the centripetal force? नहीं तो एक वेट ना, वेट थोड़ा समझो तुम, जो चीज बता रहा हूं उसको समझो, बोलना नहीं है कुछ। ये बताओ क्या ये क्वेश्चन वही टेंशन वाला क्वेश्चन है या नहीं? Yes, yes. तो फिर तुम उस टाइम जब पूछ रहा था क्यों नहीं बोल रहे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इसके अलावा कौन सा रिंग का क्वेश्चन करा दिया जिसमें रोटेट कर रहा है भाई, मुझे ही याद नहीं है क्या बता दिया नहीं सर, सर ये सर टेंशन समझ आ गया मुझे कैसे निकालना है, वो वाला पार्ट समझ गया। देखो यहाँ समझ, चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा लिया, ऐसा रोटेट करा दिया, तो क्या एक बार इंपल्स देने से, एक बार इसको इंपल्स देने से, एंगुलर इंपल्स एक तरह का, एक बार इसको एंगुलर इंपल्स देने से क्या ये रोटेट करने लगेगा? क्या कुछ टाइम तक रोटेट कर सकता है क्या? फॉर थोड़ा सा dt टाइम, या फिर उसके बाद स्टॉप अरे हो dt जाएगा। टाइम क्या, फ्रिक्शन नहीं होगा तो रोटेट करता ही रहेगा, हमेशा हाँ रोटेट हाँ करता हाँ, रहेगा। यस यस यस। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा हमेशा रोटेट करता रहेगा। तो वही काम किया उसमें, रिंग को क्या किया, रोटेट करा दिया, ऐसा इंपल्स देके उसको रोटेट करा दिया। अच्छा, कोई एक्सटर्नल फोर्स था वहाँ पे, दैट वे। यस। अच्छा सर, तो इन दिस क्वेश्चन वी डोंट नीड टू थिंक ना कि कौन सेंट्रीपिटल दे रहा है नहीं नहीं नहीं, दे रहा कोई जरूरत ही नहीं है उसमें, है ना, है। अच्छा कोई ओके जरूरत नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। यस सर बोलिए। सर आपने एक पॉइंट लिखा था उसका मीनिंग समझा नहीं, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। क्या चीज? वो फॉर अ क्या पर्टिकुलर पॉइंट? डिस्प्लेसमेंट, हाँ सर, फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन, दैट इज उस टाइम वेदर। पे बोला था ना, उस टाइम पे बोला था ना कि इसमें डाउट्स आएगा। हाँ सर सेम समझा था, कर गया था थोड़ा। देखो सबसे पहले ये बताओ, वॉक डन किसके लिए डिफाइन, वॉक डन के लिए क्या इंपॉर्टेंट? फिजिक्स में अगर मुझे वॉक डन फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा ये बता दो पहले। फिजिक्स में वॉक डन फाइंड करना है तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। क्या क्वेश्चन में क्या बोला? फॉर अ गिवन डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन। अब देखो फोर्स भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, तो क्या मुझे मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन का मोशन है, क्या उस पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, क्योंकि मुझे वर्क डन चाहिए, तो फोर्स भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, नहीं चाहिए ना फिर वो सब। टाइप्स ऑफ मोशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट गिवन है। गिवन नहीं होता ना तो डिपेंड करता, बट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट गिवन है। डिस्प्लेसमेंट जब गिवन है तो क्यों डिपेंड करेगा? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रहेगा। सर क्या उसमें लिखा है ना बाय कांस्टेंट फोर्स। टाइप आपको करो, मैं तुम ऑर्डर टाइप भेजूं करो, सर, ग्रुप वो पे लाइन टाइप का। करो, तुम ग्रुप पे टाइप करो। क्या बोल रहे हो मुझे कुछ नहीं समझ रहा, तुम ग्रुप पे टाइप। For a particular displacement, work done by a constant force is independent of types of motion. ये फोर्स वेरिएबल हो जाएगा, ये वेरिएबल है तो फिर आपको FDS लिखना पड़ेगा ना यार, वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। ओके सर, भेजा सर। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ। हाँ सर। अगर हाँ मतलब फोर्स वो अपन खाली वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट लिखा था वो। फोर्स अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो भी एंगल होगा एंगल के साथ cos थीटा जो भी है, ये सेम डायरेक्शन में तो F into S। अगर फोर्स वेरिएबल हो गया
तो क्या थ्रू आउट दी मोशन फोर्स की वैल्यू सेम होगी? जब सेम नहीं होगी तो क्या डायरेक्ट आप वर्क डन फाइंड कर सकते हैं? नहीं, तो मतलब वो डायरेक्ट वर्क डन फाइंड के लिए वो पॉइंट है नहीं ना। कर पाएंगे, है ना, नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसलिए बोला गया।